हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला फोर्थ ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी और ओटागो के बीच में। आज के दोनों ही मैचेस के अगर आपने वीडियोस देखे होंगे, जो फोर्थ ट्रॉफी का भी था और मार्च कप का भी था, दोनों ही बहुत बढ़िया गया था हमारे लिए। फोर्थ ट्रॉफी का तो मतलब धमाकेदार रिजल्ट गया था। अगर आपने फिशर को लिया होगा तब तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर आपने नहीं भी लिया होगा तब भी आपने बहुत बढ़िया तरीके से जीत हासिल करके रखी हुई होगी। बैटिंग सेक्शन बिल्कुल जैसा मैंने बोला था वही प्लेयर्स चले। कीपिंग सेक्शन में कैम फ्लेचर का भी हमने सिलेक्शन किया था चेज़ करते हुए, उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए। बॉलर्स भी बहुत हमारे सही थे, सब कुछ सही था, कुछ भी ज़्यादा यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रिजल्ट गया होगा। कैप्टन वाइस कैप्टन भी जो ऑप्शंस थे उनमें से ही चले, तो होपफुली आपका अच्छा गया होगा वो मैच। और मार्च कप में हमने बताया था बॉलिंग डोमिनेशन के बारे में, बॉलर्स डोमिनेट करते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन तो क्रिस्टल क्लियर था ही। एंड्रू टाई का भी हमने वो करके रखा था, और एडवर्ड्स का भी हमने बात करके रखी हुई थी। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से जो एक दो प्लेयर्स की हमने बातें करी थी उनमें से एडवर्ड्स का था। सिर्फ मुझे लगता है क्रिस ग्रीन का हमने कोई प्रिडिक्शन नहीं किया था। उन्होंने एक एक भी नहीं, मेरे ख्याल से तीन चार बॉल, अपने पहले ओवर के तीन चार बॉल में ही उन्होंने दो विकेट्स निकाले थे। उसके बाद सारी चीज़ें लगभग लगभग सही थी। ओवरऑल मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया दिन गया है हमारे लिए। और वनडे का जो रीस्टार्ट हमने किया है T20 के बाद, वो काफ़ी अच्छा गया है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपका कैसा गया। स्टार्ट करते हैं इस मैच के बारे में। कैंटरबरी और ओटागो, कल हमने ऑकलैंड और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स को खेलते हुए देखा था। आज बाकी के चार टीम्स खेलेंगी, उनमें से एक मैच हम कवर कर रहे हैं कैंटरबरी और ओटागो के बीच में। ये मैच होने जा रहा है मेन पावर ओवल रैंगियोरा में। ये सेकंड ग्राउंड है कैंटरबरी का। जनरली आप क्राइस्ट चर्च में मैच होते देखते हो, हेगली ओवल क्राइस्ट चर्च। इस ग्राउंड पे ज़्यादा मैचेस होते नहीं हैं, लेकिन मेरे को पर्सनली ये ग्राउंड काफ़ी पसंद है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड पे खेलने का, किसी भी फॉर्मेट में अगर मैं देखूं तो काफ़ी बढ़िया रहा है। तो होपफुली वो कंटिन्यू रहेगा, और जो चीज़ें मेरे को आइडिया है वो आपसे अगर मैं शेयर करूं तो वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। इस ग्राउंड पे ज़्यादा मैचेस होते नहीं हैं, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन थोड़े से कम मिलेंगे आपको। हिट टू हिट की चीज़ों पे ज़्यादा हमें फोकस करनी पड़ेगी। आखिरी पांच मैचों में हालांकि ओटागो यहाँ पे 3-1 से आगे चल रहे हैं। एक मैच नो रिजल्ट भी हुआ है। इस ग्राउंड पे जैसे मैंने बताया ज़्यादा मैच हुआ नहीं है, और पिछले दो एडिशंस में सिर्फ दो मैच कंप्लीट हुए हैं। पिछले साल में तो एक ही मैच लिस्टेड था, जो मैच कैंटरबरी ने जीता था। उसके पहले वाले सीजन पर चार मैचेस लिस्टेड थे, जिनमें से सिर्फ एक मैच कंप्लीट हो पाया, और तीन मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। तो टोटल हमें दो कंप्लीटेड मैचेस मिलेंगे, एक में जीत और एक में हार है कैंटरबरी के खाते में। अभी हम देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है तो क्या हुआ है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2021 के डनडिन वाले मैच से। यहाँ पे कैंटरबरी ने बनाया था 222 रन। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको खाली डफी मिलेंगे। मुलर, बेकन, शिपली कोई अवेलेबल नहीं है। ओटागो ने यहाँ पे चेस कर लिया था। लीड करने वाले प्लेयर्स में से भी सिर्फ आपको एक प्लेयर मिलेंगे, जो है टिल फिलिप्स। T20 में आपने इनका क्या रोल देखा था, आपको याद होगा। ज़्यादा कुछ इनका इस्तेमाल होता नहीं था, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में बातें अलग होती हैं। और यहाँ पे वो वापस से खेलने भी वाले हैं, और उनको बैटिंग भी ढंग से मिलती है, तो ये फॉर्मेट अलग है और यहाँ पे इनके रोल्स भी अलग होते हैं। फिनी, शिपली ये कोई अवेलेबल नहीं है। अगला मैच और पहला मैच और लौता मैच भी आखिरी पाँच में जो हमें रैंकियोरा में देखने मिल रहा है। ओटागो ने यहाँ पे बना था 258 रन। रदरफोर्ड रिटायर हो चुके हैं, जिसका पता होगा। हालांकि ड्रीम इलेवन ने अभी भी इनका नाम लेके रखा हुआ है, लेकिन ये रिटायर हो चुके हैं हर फॉर्मेट से। ये हमने सुपर स्मैश में कई बार बता के रखा हुआ था। मैक्स काऊ आपको दिख जाते हैं, जिनका बैटिंग ऑर्डर अभी बदलने वाला है, नोटिस करना इन पे। नटल पहली बार इस समर में खेलने वाले हैं। सीज़न ख़त्म होने आया है, अभी उनको मौका मिलेगा। फिटनेस से ऊपर के आए हैं वो। ओवरऑल के तो हैं ही स्क्वाड में। शिपली नहीं है, और मैककॉनकी का एक विकेट। कैंटरबरी वापस से चेज नहीं कर पाई। एक लो मीडियोकर था, अभी स्कोर लो भी नहीं कहूँगा मैं, मीडियोकर स्कोर था। जहाँ पे कार्टर के आपको स्कोर देखने मिल जाते हैं, इस नाम को नोटिस करना। आज के मैच में इनको खेलने का मौका मिल सकता है। सुपर स्मैश में इस बार उस तरीके से मौका उनको नहीं मिला, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे उनको खेलने का मौका मिल सकता है। शिपली नहीं है, बाकी बेकन भी नहीं है। लॉक्रोस के 3 विकेट, इनको भी नोटिस करना है आज के मैच में। और डफी वापस यहाँ पर एक विकेट ले रहे हैं। अगला मैच ये क्राइस्ट चर्च में हुआ। वापस से कैंटरबरी की बैटिंग अच्छी नहीं रही। जनरली पता ही होगा आपको, ओटागो के बॉलिंग रिकॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं होते हैं, उतने बढ़िया बॉलिंग टीम के तौर पे ये जाने नहीं जाते हैं। लेकिन इस फिक्सचर में ओटागो ने बहुत रुलाया है कैंटरबरी की बैटिंग को। पहले मैच में भी हमने इनको सिर्फ 222 रन बनाते हुए देखा। उसके बाद 259 का टारगेट था। 259 तो छोड़ो, 205 पर वो निपट गए। यहाँ पर 160 पर वो निपट गए। करंट स्क्वाड बॉलरों में से आपको डफी दिख जाते हैं। माइकल रे रिप्पन दूसरी टीम में खेलते हैं। लिखने का नाम, इनका नाम लिखने का रीज़न यही है कि अभी दूसरी टीम में खेल रहे हैं, और इस फिक्चर में इनके नाम है
रिपॉन का हमने पहले नाम नहीं देखा, इस फिक्चर में पहली बार इनका नाम भी आ रहा है और आज के मैच में ये भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कैसे हम आगे बातें करेंगे, बेकर नहीं है। ओटागो ने चेस कर लिया, लीड करने वाले प्लेयर रदरफोर्ड थे, बाकी नट्टल आपको दिख जाते हैं, हेनरी और शिपली अवेलेबल नहीं है। पिछले सीज़न का पहला मैच जो हुआ था, इस बार भी कैंटरबरी बैटिंग अच्छी नहीं कर पाई। फिर से कार्टर के कुछ स्कोर्स हैं, बाकी मिच है, माइकल रे, रिपॉन, फिनी कोई भी नहीं है, लेकिन लॉक्रोस खाली है और जेमी गिब्सन शायद ये अवेलेबल हैं और इनके परफॉर्मेंसेस यहाँ पे हैं। हालांकि बैटिंग तो अच्छी नहीं करी है कैंटरबरी ने, लेकिन जिन बॉलरों ने लीड किया है मोस्ट ऑफ द टाइम हमने माइकल रे को देखा है, रिपॉन को देखा है, मैथ्यू बेकन को भी देखा है, वो यहाँ पे नहीं है। एक मैच में शायद लॉक्रोस का परफॉर्मेंस था जो लगभग कंसिस्टेंटली यहाँ पे विकेट लिए जा रहे हैं, उनका है। लेकिन बाकी ओटागो ने हालांकि यहाँ पे चेस कर लिया था, मुश्किलों का सामना इनको भी करना पड़ा। रिपॉन और गिब्सन ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशंस करे। बाकी यहाँ पे बॉलरों में से मैकेंजी, मैककॉन्ची, नट्टल, ओराउड के और फुल्क्स सारे के सारे अवेलेबल हैं और इन्होंने विकेट्स निकाले एक एक करके। लास्ट मैच जो था वो पिछले सीजन का फाइनल था और यहीं पे कैंटरबरी ने बाजी मार ली। अभी तक तो बहुत बुरा परफॉर्मेंस था, लेकिन जहाँ पे नॉकआउट मैच की बारी आई वहाँ पे कैंटरबरी ने धुआं भर दिया इन पे और 350 रन, जो टीम 200 के आसपास भी पहुँच नहीं पा रही थी पूरे फिक्सचर में, उन्होंने बना दिए 350 रन। और कार्टर जो यहाँ पे 50-60 की इनिंग्स खेल रहे थे, रन थोड़े बहुत तो कंसिस्टेंटली हैं ही उनके, तो पहले ही मैंने बता दिया इनको नोटिस करना है। और यहाँ पे इन्होंने 100 भी बनाए थे। बाकी भी बॉवेस हैं नीचे से, मैककॉन्जी और मैकेंजी ने भी रन बनाए। माइकल रे, रिपॉन ने हालांकि यहाँ पे विकेट्स निकाले थे ग्लेन फिलिप्स के साथ। ओटागो निपट गई 221 पर, जिनमें से रिपॉन और जेव गिब्सन इनका परफॉर्मेंस कई बार आया है। ये जो गिब्सन को आपने T20 में देखा होगा, वो रोल उनका यहाँ पे नहीं रहता। हो सकता है ओपनिंग भी ना कर भी सकते हैं रदरफोर्ड क्योंकि अभी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जनरली वो लॉन्गर फॉर्म में ओपनिंग नहीं करते हैं। बॉलिंग भी शायद कितना मिले वो देखना पड़ेगा। और रिपन है, रदरफोर्ड नहीं है। मैककॉन्की के 3 विकेट्स भी यहाँ पर थे ओराउट के नट्टल के साथ। नट्टल का यहाँ पे कई बार नाम आ चुका है, एक दो ऐसे विकेट वो ले रहे हैं और शिपली का 1 विकेट। ठीक है, तो ये फिक्सचर हम जो देख पा रहे हैं, ओटागो के बॉलर्स ने काफ़ी डोमिनेट किया है इस पूरे फिक्सचर में। ठीक है, उन्होंने परोस के दिया है कि चलो कम रन पे हम सामने वाली टीम को निपटा देते हैं, आप आसान से टारगेट को चेस करो। और जहाँ पे उन्होंने शायद उतना अच्छा बल्लेबाजी नहीं भी करा ओटागो ने, तब भी उनके बॉलरों ने डिफेंड कर दिया। लास्ट मैच जो हुआ था क्वींसटाउन में, जो मैच एक नॉकआउट मैच भी था, वहाँ पे हालांकि पूरा पासा पलट दिया कैंटरबरी के बैट्समैनों ने। उन्होंने 350 रन बनाए। स्पेसिफिकली बताया जाए तो लियो कार्टर, जिनके एनीवेज इस फिक्सचर में अच्छे रिकॉर्ड हैं, और बॉवेस और ओटागो को भी 221 पर निपटा दिया। अगर आप फोकस करोगे तो ओटागो ने भी बैटिंग से बहुत बड़े कोई तीर नहीं मार के रखे हैं। तो नोटिस करो, देखो यहाँ पे 222 पर निपटा दिया तो ओटागो ने चेस कर लिया। ठीक है, 43 ओवर्स में जाके यहाँ पे भी उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करके 258 बनाया था, बहुत बड़ा टोटल ये भी नहीं था। यहाँ पे 160 पर निपटा दिया तो ओटागो ने चेस कर लिया। यहाँ पे 169 पर निपटा दिया तो ओटागो ने चेस कर लिया। ठीक है, और जब 350 की बारी आई तब ओटागो 221 पर निपट गई। तो उन्होंने भी बहुत बड़े कोई तीर नहीं मार के रखे थे, लेकिन क्योंकि उनकी बॉलिंग अच्छी रही थी एज ए यूनिट पिछले 4 मैचेस में, लास्ट मैच के पहले तक, तो उनके लिए आसान हुआ बैटिंग करना। अगर हम रैंगियोरा वाले मैच को फोकस में रखें तो हमें आखिरी 5 में एक मैच मिलेगा। वो था ये मैच, ओटागो ने पहले बल्लेबाजी करी थी, जहाँ पे मैक्स काउ, नट्टल, ओराउडकर और यहाँ से कार्टर और लॉक्रोज, ये हमें मेजर परफॉर्मर्स दिखते हैं। कुछ प्लेयर्स जो इस फिक्सचर में अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, उनमें से ओटागो के कुछ बॉलर्स हैं, जैसे कि मैथ्यू बेकन का भी हमने यहाँ पे नाम देखा है, माइकल रे, रिपॉन दूसरे साइड के होकर परफॉर्मेंस उनका है। लेकिन करंट स्क्वाड के बॉलरों में से अगर आप नोटिस करोगे तो देखो, डफी के यहाँ पे 2 विकेट्स रहे हैं। बेकन अच्छे रिकॉर्ड होल्ड कर रहे थे लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे लॉक्रोस का एक मैच में 3 विकेट है। यहाँ पे डफी है तो डफी तो है ही, बाकी रिपॉन दूसरे साइड में खेलते हैं। सेकेंड लास्ट मैच में भी जिन्होंने परफॉर्म करा, रिपॉन और माइकल रे दूसरे साइड में खेलते हैं, फिनी अवेलेबल नहीं है। और लास्ट मैच में 350 रन दो दिया था, वहाँ पे भी रिपॉन और माइकल रे ने परफॉर्म करा था। तो रिपॉन, माइकल रे ये मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे सक्सेसफुल बॉलर के तौर पे सामने आए हैं जो दूसरे साइड में खेलते हैं। अभी मैथ्यू बेकर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, जो भी नहीं है अवेलेबल। तो अभी देखना ये पड़ेगा कि ओटागो अगर फिर से रिपीट करती है अपनी वो चीज़ों को कि कम रन पे वो निपटा दे रहे हैं सामने वाली टीम को, तो इस बार वो कौन से बॉलर्स होते हैं, क्योंकि जिन बॉलर्स ने करा हुआ था पास्ट में, उन्होंने तो अभी अब वो खेल नहीं रहे हैं या फिर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और बाकी ऐसे बैटिंग की बात करें ओटागो की तरफ से,
तो उतना ज़्यादा हमें नाम देखने नहीं मिला है। कैंटरबरी की तरफ से हमने फिर भी कार्टर को नोटिस किया है। लास्ट मैच में बॉवेस ने भी 100 लगाया था। उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो कार्टर के आपको स्कोर देखने मिल जाएंगे, 2-3 बड़े स्कोर्स हैं उनके। रिपन के हमने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन देखे हैं इस फिक्चर में, ऑब्वियसली दूसरे साइड के होकर। लेथम का यहाँ पर एक रन था। उसके पहले भी हमने कार्टर को स्कोर बनाते हुए देखा है, जिसने पहले ही बताया 250 हैं उनके, इंक्लूडिंग वो मैच जो रेंग्यूरा में हुआ था। आगे तो और भी नाम आने वाला है इनका, नोटिस करते रहना बस। मैक्स काउ का एक स्कोर है और ख़ास कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये फिक्चर थोड़ा सा बॉलिंग हेवी की तरफ ही जा रहा है। ओटागो की भी बैटिंग बहुत अच्छी नहीं रही है और ओटागो ने तो बॉलिंग अच्छी कर रही है। एक ही मैच और एक ही इनिंग्स ऐसा रहा जहाँ पे बहुत रन बने 350, लेकिन नहीं तो ये बॉलर्स का थोड़ा दबदबा रहा है। समराइजेशन पे खास कुछ नहीं है, जो नाम बताने लायक था मैंने दिखा दिया। और ग्राउंड पे ज़्यादा मैचेस होते नहीं हैं तो इसीलिए वहाँ पे भी कुछ अलग नाम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ग्राउंड में जो हम दिखा सकते हैं, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो आखिरी 5 तक जाने के लिए हमें काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेगुलरली मैच होता नहीं है और पिछले 2 एडिशन में सिर्फ 2 मैच कंप्लीट हुआ है। तो पहला मैच है 2020 का। कैंटरबरी ने करा पहले बल्लेबाजी, 236 ज़्यादा स्कोर नहीं है जो कि, ठीक है। पेसर्स का अपर हैंड है, लेकिन स्पिनर्स ने भी कुछ विकेट निकाले। वेलिंगटन को ओवर रन भी चेस नहीं करने दिया। आपने हेड टू हेड में भी नोटिस किया था, 259 बना था ओटागो ने, जो लास्ट मैच इस ग्राउंड पे खेला था दोनों टीमों ने, उसको चेस नहीं करने दिया था। हेनरी तो चलो नहीं है, लेकिन नट्टल और मैट हे जो कि करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है, जो कि स्पिनर होते हैं। दूसरा मैच कैंटरबरी ने पहले बल्लेबाजी करी। निकोल्स के स्कोर है, नोटिस करना इस नाम को। बॉवेस के स्कोर है, मैकलूर नहीं है और लेथम भी नहीं है। पेसर स्पिनर बराबर के विकेट्स। ऑकलैंड को 97 पर निपटा दिया, लेकिन करंट स्क्वाड में वो बॉलर्स आपको नहीं दिख रहे होंगे। क्यों नहीं दिख रहे मैं आगे बताऊंगा आपको। डेवी हेनरी नहीं है, नट्टल का 1 विकेट। नट्टल का नाम कई बार आ चुका है इस पिक्चर में। अगला मैच 238 बनाया था, फिर से निकोल्स का स्कोर है। लेथम के स्कोर रहे हैं, जो कि खेलते तो इंपॉर्टेंट होते लेकिन नहीं है। पेसर्स का अपर हैंड। ऑकलैंड को उस रन को भी चेस नहीं करने दिया, फिर से नट्टल, हेनरी नहीं है और मैककॉनकी का 1 विकेट। लास्ट जो 2 मैचेस हुए हैं, जो आपने एक हेड टू हेड भी देखा, वहाँ पे भी नट्टल के 2 विकेट्स आ रहे हैं ओवर आउट के साथ। मैककॉनकी का 1 विकेट। कार्टर के रन्स। पेसर स्पिनर बराबर। स्पिनर्स मतलब कौन से स्पिनर थे आपने देख लिया, यहाँ पे रिपन थे जो लेग स्पिनर है। लास्ट मैच जो हुआ था पिछले सीजन में, 162 पर लिटा दिया था ऑकलैंड को, जिसको लीड किया था सोधी ने। अभी अगर आपको सोधी समझ में आ रहा है तो ये कौन से बॉलर हैं, किस तरीके के बॉलर हैं, तो मैं आपको कुछ और बातें भी बताऊंगा। यहाँ पर ऊपर आपने रिपन के भी एग्जांपल मैंने आपको नोटिस करवाया। बाकी ओवर आउट के और नट्टल यहाँ भी विकेट्स ले रहे हैं, शिपली नहीं है। बैटिंग से बॉवेस और निकोल्स, इनके यहाँ पे भी नाम है। अच्छा, तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने फॉलो करी है कि ये पिच उतना आसान नहीं है बैटिंग करने के लिए। स्पिनर्स के लिए यहाँ पे काफ़ी मदद होता है, और स्पेशली अगर आप लॉन्गर फॉर्मेट में जाओगे, मतलब 4 दिन के जो मैचेस होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ काफ़ी हद तक देखने मिल जाती है। जो भी प्लेयर्स स्पिन अच्छा खेलते हैं उनके लिए यहाँ पे काम है, और लेग स्पिनर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैंटरबरी के होकर एक प्लेयर खेलते थे, आपको याद है या नहीं, टॉड एसल नाम के, जो लेग स्पिनर हुआ करते थे, जिनका ये होम ग्राउंड भी था। वो यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल होते थे, और ऊपर कई बार जो आपने कैंटरबरी की तरफ से कुछ बॉलर्स के नाम मिस होते हुए देखे, उनमें से टॉड एसल का नाम कई बार आया है। वही चीज़ आपने रिपन को भी करते हुए देखा, जो भी लेग स्पिनर है, इस सोधी को भी करते हुए देखा, जो भी लेग स्पिनर है। तो कल के मैच में भी आपके लिए लेग स्पिनर्स, ओवरऑल स्पिनर्स भी, लेकिन लेग स्पिनर स्पेशली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपने नोटिस करी रन्स कितने बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा तेज़ फिर भी रन बनाया था, 20 ओवर में 166 रन। नहीं तो चेस होना तो दूर की बात, 200-250 रन भी अगर आप यहाँ पे बनाते हो, 250 प्लस भी बनाते हो, तो भी आप यहाँ पे डिफेंड कर सकते हो। आपने देखा पिछले कितने सारे मैचेस में डिफेंड हुआ, देखो 258 डिफेंड हो गया, 238 वो भी डिफेंड हो गया। ये तो चलो 313 छोड़ी दो बात, 236 वो भी डिफेंड हो गया, ठीक है। 40 ओवर में मैच था, 40 ओवर का मैच था। तो ये है कहानी। और वो भी देखो, टीम ने 37 ओवर तक खेला भी, उसके बाद भी वो वही है, ऐसा नहीं कि वो बहुत तेज़ खेलने के चक्कर में आउट हो गए होंगे। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पिच उतना आसान नहीं है बैटिंग के लिए। स्पिनर्स के लिए हेल्प है, लो स्कोरिंग मैच की उम्मीद आप रख सकते हो। कुछ बैट्समैन जो हमने दोनों टीमों की तरफ से देख के रखे हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। निकोल्स और बॉवेस और कार्टर, इनका नाम हमने देखा है। बॉवेस भी उतना कंसिस्टेंट वो प्लेयर नहीं है, इतनी कंसिस्टेंट यहाँ पर वो नहीं चलते, लेकिन कुछ स्कोर्स उनके हैं तो आप कंसीडर कर सकते हो। निकोल्स के लिए ये कंडीशन काफ़ी हेल्पफुल होता है, निकोल्स क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट प्लेयर है तो है हमेशा ही।
तो वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा करते हैं, उनके रन हमने काफ़ी कंसिस्टेंटली देखे हैं जब भी उनको खेलने का मौका मिला है। बाकी बॉवेस के अलावा हमने कार्टर को भी यहाँ पे देखा है। कार्टर, निकोल्स, इसके अलावा जब टॉड ऐसे खेलते थे वो, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो इस ग्राउंड पे भर भर के परफॉर्म करते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल भी होते थे। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें जो हम ग्राउंड से बताना सकते थे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जितना खेला है इस ग्राउंड पे, रेड बॉल क्रिकेट हो गया या वाइट बॉल क्रिकेट भी हुआ, मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो काफ़ी काम पे आ सकता है आपके लिए। मैं नहीं कह रहा कि इस मैच में मैं जो कह रहा हूँ ऐसा ही हो जाए, क्या पता 300 रन बन जाए, वो चेज़ भी हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये चीज़ें होती हुई देखे हैं। हमने हेड टू हेड की जितनी बात करी और काफ़ी सिमिलर है दोनों ही चीज़ें। हेड टू हेड में भी हमने रन्स कम बनते देखे, इधर भी रन्स कम बनते देखे। हेड टू हेड में भी एक बार ही 300 के पार स्कोर पहुंचते देखा, इधर भी एक बार 300 के पार स्कोर पहुंचते देखा। लो स्कोर्स को डिफेंड होते हुए देखा, यहाँ पे भी हमने ऐसी चीज़ देखी है। लो स्कोर नहीं, मिड रेंज का स्कोर, लो स्कोर चलो छोड़ दो, तो वो चीज़ यहाँ पर भी हमने देखी है। ठीक है, तो ये है पूरा समरी पूरे वीडियो का, हेड टू हेड और ग्राउंड मिलाकर। आई होप आपने सब कुछ सही से सुन लिया होगा और देख भी लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो ऐसा प्लेइंग 11 को देखने मिल सकता है, बॉवेस के साथ निकोल्स ओपनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैट हेबी मिच है, शायद नाम इनका मिच है, भी ओपनिंग कर सकते हैं। तो वो आपको लाइनअप आने के बाद पता चल जाएगा, वो आप देख लेना। उसके बाद लियो कार्टर मेरे ख्याल से खेलने का मौका मिलेगा इनको। मैककॉनकी, बेवन जेकॉब्स, माइकल रिपॉन, जैक फॉक्स, विल ओराउट, एंगस मैकेंजी और यहाँ पे नट्टल या फ्रेजर शीट में से कोई ये खेल सकते हैं। इनमें से जो प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जिनको मैं छोड़ने का सजेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा, वो है निकोल्स, कार्टर, मैककॉनकी और यहाँ से रिपन। ये 4 आपकी टीम में ज़रूर से होने चाहिए, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। छोड़ना और भी कुछ प्लेयर्स को नहीं है, लेकिन इन 4 को तो पहले बना के रखो। अगर आप कैंटरबरी के अगेंस्ट में भी टीम बना रहे हो तब भी ये 4 आपकी टीम में होने चाहिए। कार्टर थोड़े से रिस्की हो सकते हैं इनमें से, क्योंकि लंबे टाइम से नहीं खेले हैं वो, लेकिन मेरे टीम में आपको वो दिख जाएंगे। एनीवेज, ओटागो की तरफ से जो बैट्समैन हैं वो कुछ खास लेने लायक होंगे नहीं, तो ये प्लेयर्स दिख जाएंगे। इसके अलावा जो प्लेयर्स को मैं लेने का सजेशन दूंगा, बॉवेस है बैटिंग से, ठीक है, देखा जा सकता है। मिच है, कीपिंग सेक्शन में बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। मैक्स काऊ भी अच्छे ऑप्शन है, लेकिन मिच ने अच्छा करके रखा हुआ है हर फॉर्मेट में। हेड टू हेड में भी एक रन है इनका, देखा जा सकता है। बॉलिंग में से विल ओराउड के बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स होल्ड करते हैं इस टीम के अगेंस्ट में। नट्टल भी कंसिस्टेंट है, लेकिन विल ओराउड ने वंचे से विकेट निकाल के रखे हैं, तो बिल्कुल एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। 2 बॉलर्स और हैं, अगर आपके पास स्पेस मिले देख सकते हो। एक है एंगस मैकेंजी। एंगस मैकेंजी उतने बड़े विकेट टेकर तो नहीं है, लेकिन इनके पास बैटिंग करने की एबिलिटी है। इस फॉर्मेट में इस सीज़न में भी उन्होंने बैटिंग से रन बना के रखा है, और ओटागो के होकर वो पहले खेलते भी थे। तो ओटागो के अगेंस्ट में जब भी वो खेलते हैं ना, उनके परफॉर्मेंस अच्छे रहते हैं। वो पिछले टीम का वो एक्सपीरियंस भी हो सकता है, या जो भी है वो इनके काम पे आता है। तो उस हिसाब से एंगस मैकेंजी एक अच्छे ऑप्शन है। और नट्टल का तो आपने देख ही लिया, बड़ी लीग खेल रहे हो। नट्टल अगर नहीं खेलते हैं आज के मैच में, तो उनके जगह पे जो खेलेंगे वो है फ्रेजर शीट। फ्रेजर शीट लॉन्गर फॉर्मेट में इस ग्राउंड पर उन्होंने भर भर के विकेट्स निकाले हैं, शॉर्टर फॉर्मेट में उनको ज़्यादा मौका मिलता नहीं है। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि फ्रेजर शीट खेलेंगे। अगर खेलते हैं तो उनको भी कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, देखना ये पड़ेगा कि ओटागो की तरफ से आज के मैच में बैटिंग से रेजिस्टेंस कौन दिखाते हैं, क्योंकि जिन प्लेयर्स ने रन बनाया था, हालांकि ओटागो ने एनीवे ज़्यादा रन नहीं बनाए थे इस फिक्चर में, लेकिन वो जीते भी थे। तो वो जीतने लायक रन भी अगर ओटागो आज बनाती है, तो वो कौन हो सकते हैं जो बना सकते हैं, क्योंकि जिनके परफॉर्मेंसेस थे वो तो अभी इस टीम में नहीं खेल रहे हैं। बाकी मेरे शॉर्ट लिस्ट में ये कुछ प्लेयर्स हैं जो मैंने बता दिया कैंटरबरी की तरफ से। बात करते हैं ओटागो की तरफ से, तो जॉर्जसन ओपनिंग कर सकते हैं। गिब्सन, मुझे उम्मीद तो नहीं है कि वो इस फॉर्मेट में ओपनिंग करेंगे, लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि T20 में रेगुलरली उनको ओपनिंग कराया जाता है। और इस सीजन में बैटिंग तो वो उतनी अच्छी T20 में भी नहीं कर पाए हैं, और लास्ट में उनको वहाँ से भी ड्रॉप कर दिया गया था। T20 में भी उनको ड्रॉप कर दिया गया था आखिर में जाके। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ओपनिंग करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है कि नया ओपनिंग पार्टनर कौन हो सकता है जॉर्जसन के लिए। मैक्स काऊ, उसके बाद बैटिंग में इनका प्रमोशन पक्का है। उसके बाद फॉक्सट्रॉप, डेल फिलिप्स, थॉर्न पार्क्स, ल्यू जॉनसन। ये जो मिडिल ऑर्डर है ये बहुत फ्रजाइल है ओटागो की तरफ से। ऐसा नहीं है कि ये रन नहीं बना सकते ये वो, लेकिन उस तरीके से इन पे भरोसा कभी नहीं करा गया किसी भी फॉर्मेट में। कभी कभी आपको शायद एक आध मैच में ये रन बनाते हुए दिख भी जाए, लेकिन इनके ऊपर डिपेंड कभी नहीं करा गया, और या फिर ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स पे इनके ऊपर भरोसा नहीं दिखाया गया है कभी भी अभी तक। ठीक है, तो देखना पड़ेगा कि आज के मैच में ये क्या करते हैं जब इनके तरफ एक्सपोज होती है ओटागो की बैटिंग। उसके बाद लॉकरोज है, जेकब डफी, ट्राविस मूलर, हेजल्डाइन अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं, और ये कंडीशन उनको काफ़ी पसंद आता था जब वो पहले खेलते थे इस कंडीशन में। अच्छा, इनमें से जो प्लेयर्स आपकी टीम में ज़रूर से होने चाहिए,
जॉर्जसन जनरली कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है। इनको बराबर यूज़ किया जाता है, बैटिंग बॉलिंग सब मिलती है। आपने अगर जो इस मतलब सुपर स्मैश के पहले जो मैचेस खेले हैं ओटागो ने फूड ट्रॉफी में, अगर हमने वो भी देख रखा होगा तब भी आपको दिखेगा कि ये अच्छा करते हैं, डेफिनेटली लेने लायक प्लेयर है। फर्स्ट स्लॉट को भी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन ये प्रोवाइड करेंगे और स्पिनर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बाकी बैटिंग तो वो करते ही हैं अच्छी। मैक्स काउ कीपिंग सेक्शन से मुझे लगता है दोनों ही कीपर आज के मैच में अच्छे ऑप्शंस हैं। और मैक्स काउ अगर आप मतलब मिच हे को लेना है तो आप बैटिंग फर्स्ट में ले सकते हो, इवन बैटिंग सेकंड में भी ले सकते हो, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो। मैक्स काउ रिगार्डलेस ऑफ टॉस इनको आप ले सकते हो, इनके हेड टू हेड में रन भी है और इनके पास बैटिंग आना भी पक्का है। मिच हे का पता नहीं क्या होगा बैटिंग ऑर्डर, लेकिन इनका बैटिंग आना पक्का है। ये जो मिडिल ऑर्डर है, डेल फिलिस, थॉर्न पार्क्स, ल्यू जॉनसन, इनमें से किसी को अगर आपको देखना है, ल्यू जॉनसन देख सकते हो। ल्यू जॉनसन ने रेड बॉल क्रिकेट में यहाँ पे रन बनाए हैं। बाकी मुझे लगता नहीं अगर इनमें से किसी को आप कंसीडर करोगे, क्योंकि बैटिंग सेक्शन में ऑलरेडी कैंटरबरी के हमने 3 बैट्समैन को काउंट करके रखा है, तो यहाँ से किसी को हम ले पाएंगे अभी लग तो नहीं रहा अभी ऐसा कुछ। बेन लॉक्रोस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम टच नहीं करेंगे, जैसे कि टच नहीं करेंगे जेकब डफी को। तो जेकब डफी, बेन लॉक्रोस, जॉर्जसन और फॉक्सक्रोफ्ट, ये 4 हमारे कोर पे रहेंगे, इनके साथ हम हमारा कोर बनाएंगे। इसके अलावा जिन प्लेयर्स को आप देख सकते हो वो है हेजल्डाइन अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं और लास्ट टाइम जब वो उन्होंने खेला था इस ग्राउंड पे फोर्थ ट्रॉफी के कुछ मैचेस कैंटरबरी के होकर, तो उनके परफॉर्मेंस अच्छे थे। तो देखा जा सकता है, आपको याद होगा लास्ट जो मैच था सुपर स्मैश का, वहाँ पे भी उन्होंने अच्छा करा था। शुरुआती ओवर्स में ये बहुत बढ़िया करते हैं, जब तक बॉल मूवमेंट दिखा रही होती है या स्विंग मिल रहा होता है, ये बहुत बढ़िया बॉलिंग कराते हैं। तो वहाँ पे अगर ये सक्सेसफुल हो गए तो इनके फिगर्स बहुत अच्छे दिख जाएंगे एट द एंड ऑफ द मैच। और मैक्स काउ का मैंने बता दिया। तो ये कुछ 2-3 ऑप्शंस हैं जिनको अगर आप चाहो कंसीडर कर सकते हो। और जेक गिब्सन को एनीवेज लोग लेंगे, लेकिन मेरे लिए वो पहले कैलकुलेशन में नहीं आते हैं। मेरे लिए 4 प्लेयर्स का जो कोर है वो जॉर्जसन, फॉक्सक्रोफ्ट, डफी और लॉक्रोस बनाएंगे। उसके बाद अगर मुझे ज़्यादा प्लेयर लेना पड़े तो मैं मैक्स काउ, गिब्सन और हेजल्डाइन इनको कंसीडर करूँगा। बेंच पे जेकब कमिंग हो सकते हैं, ये भी मेरे ख्याल से स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं, देखना पड़ेगा खेला जाता है या नहीं, मुझे उम्मीद ज़्यादा नहीं है। कैंटरबरी की तरफ से रिपॉन और मैककॉन की अभी तक बेस्ट परफॉर्म करे हैं, रिपॉन ज़्यादा से ज़्यादा, और आज के मैच में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये, कैप्टनसी का ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन भी है और अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में भी खेलेंगे तो वो एडवांटेज भी इनको मिल सकता है भाई। कंडीशन तो लेग स्पिनर्स को सपोर्ट करता ही है। उसमें मैककॉन की रिस्क में फोल्क्स और रोडाउल के हैं, रिस्क ज़्यादा लेना है तो मैकेंजी मैंने बता दिया क्यों, और नट्टल उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं और कार्टर का बैटिंग, और निकोल्स का तो वो है ही, निकोल्स तो आपको टीम में रखना है, वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, कैप्टन वाइस कैप्टन भले बना ना बनाओ। ओटागो की तरफ से फॉक्सक्रोफ्ट और गिब्सन के साथ लोग जाएंगे, लेकिन मैंने बता दिया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उसके बाद जॉर्जसन और मैक्स काउ, रिस्क लेना है तो डफी और लॉक्रोस, हेजलैंड में से, बॉलर में से। अभी के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखा है, मुझे काफ़ी डिसेंट लग रहा है ये कॉम्बिनेशन। कीपर सेक्शन में आप किसी को भी ले लो, मेरा कोई प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में मैंने इन तीनों को रखा है। बॉवेज मुझे बहुत कंसिस्टेंटली यहाँ पे रन बनाते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन हाँ हिट और मिस है और लास्ट हिट में 100 है तो रख रखा है मैंने इनको। निकोल्स को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कार्टर वो है कि पूरा सीजन उनको मौका नहीं मिला है तो वो रस्टी हो सकते हैं, नहीं अगर हुए तब तो उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं ही, नहीं तो रस्टी अगर हो गए ज़्यादा ना खेलने की वजह से तो उनके वो अगेंस्ट जा सकता है। ऑलराउंडर सेक्शन में रिपॉन, फॉक्सक्रोफ्ट, मैककॉन की, जॉर्जसन, ये 4 मेरे प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं। जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे आप और भी ले सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए 4 हैं। बॉलरों में से भी ये 3 मेरे प्रॉपर बॉलर्स हैं, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पर आप और भी ले सकते हो। बैटिंग सेक्शन में इन तीनों के अलावा अगर मुझे देखना हो तो डेल फिलिस एक अच्छे ऑप्शन है, इनके कुछ रन भी हैं, परसेंटेज भी डिसेंट है, कंसीडर किया जा सकता है। और मुझे नहीं लग रहा कि स्मॉल लीग में कम से कम लेने लायक कोई ऑप्शन यहाँ पे है। कीपर सेक्शन में दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं, दोनों को भी आप ले सकते हो अगर आपके पास मौका है तो, नहीं भी लोगे मेरे ख्याल से परसेंटेज तक की भी जाओगे तो भी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कैप्टन मास्टर चॉइस की बात करें, स्पिन ऑलराउंडर्स इस मैच में हमारे लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होंगे और लेग स्पिन जो हमारे लिए प्रोवाइड करेंगे ऑप्शन वो सबसे बढ़िया रिपॉन, इस फिक्चर में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, अभी तक भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, बैटिंग भी मतलब कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और यहाँ पे लेग स्पिनर्स को भर भर के विकेट्स मिला है तो डेफिनेटली सबसे लॉजिकल कैप्टन चॉइस यही होते हैं। मैककॉनकी के साथ आप वाइस कैप्टन जा सकते हो। फॉक्सक्रोफ्ट भी अच्छे ऑप्शन है, लेकिन फॉक्सक्रोफ्ट कितनी बॉलिंग करेंगे वो मुझे नहीं पता, अगर वो बराबर बॉलिंग कराते हैं तो हमारे लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन बन सकते हैं। इन तीनों के बाहर अगर किसी को देखना है तो लॉक्रोस एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। लॉक्रोस ने इस फिक्चर में कंसिस्टेंटली विकेट निकाल के रखा हुआ है और ये ग्राउंड तो एनीवे स्पिनर्स को सपोर्ट करता है तो वो आपके लिए अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं बॉलरों में से। और बैटिंग में से कार्टर और निकोल्स, ऑलराउंडर में ये 3 मैंने बता दिया सेफेस्ट। रिस्क लेना है बॉलरों में से लॉक्रोस, बैटिंग में से कार्टर और निकोल्स, ये आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है।
तो ये हो गई सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड ग्रुप फॉर नाउ।